Manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. तो पहले के ज़माने में इन सब चीज़ों का जो प्रिजर्वेशन होता था तो जो मंदिर है या कोई राजा का घर है या इवन आर्काइव्स भी होते थे, है ना, राजा के यहाँ भी आर्काइव्स होते थे, उसमें चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता था, है ना। और चूंकि जिस तरह की चीज़ है उसको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट का खा जाना या और चीज़ों का इस तरह से हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। आज भी आप घर में कुछ रखते हैं, दीमक खा जाता है, बहुत चीज़ों में घून लग जाता है, नहीं बोला जाता है। तो दिस थिंग हैपेंस इवन विद द मैन्युस्क्रिप्ट ऑल्सो। फिर अगर कोई मिसहैप हुआ, घर गिर गया, बिल्डिंग गिर गया, जहाँ रखा है तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मंदिर जो बने रहे पत्थरों के और इस तरह के मजबूत, तो हाँ बचे रहे, है ना। अब उनसे जो हम लोगों को जानकारी जो मिलती है, ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजन के बारे में जानकारी मिलती है, रिलीजियस जो बिलीव्स है, यानी उस जमाने के लोग किस तरह का विश्वास करते थे, धार्मिक विश्वास क्या था और प्रैक्टिसेस क्या थे, द लाइफ्स ऑफ द किंग्स, राजा का जीवन कैसा था, मेडिसिन एंड साइंस, विज्ञान और जो औषधि है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन। तो ये देखिए, एपिक्स जैसे महाभारत है, रामायण है, या फिर पुराण है, इवन वेद है, आरण्यक उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, या कौटिल्य का ही अर्थशास्त्र है, होस्ट ऑफ बुक्स है। तो वो किस तरह से सरवाइव किए, तो दे ऑल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, देयर लाइव्स एंड मेनी थिंग्स प्रिवेलेंट इन दैट पीरियड। अब इसमें क्या है कि भाषा उस जमाने में दो थी, एक संस्कृत का स्टेटस उस जमाने में वही था जो आज अंग्रेजी का स्टेटस। यह बड़े लोगों की भाषा, इंटेलेक्चुअल लोगों की भाषा मानी जाती थी, और प्राकृत जो है आम आदमी की भाषा थी। प्राकृत का नेचुरल मतलब ये तो इवन जब हम कालिदास के नाटकों को पढ़ते हैं तो अजीब सी बात है कि जैसे उसमें अगर कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो ही विल बी स्पीकिंग इन संस्कृत, आम आदमी बोल रहा है तो ही विल बी स्पीकिंग इन प्राकृत। तो कालिदास का किताब जो है संस्कृत महाकाव्य है, और कालिदास, अगर गुप्त काल को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं तो एक बड़ा फैक्टर कालिदास है ना। तो भाषा के रूप में संस्कृत और प्राकृत, और दक्षिण भारत में तमिल। तो तमिल इज द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण देखिए, एक बात फिर से समझ लीजिए कि एंशिएंट इंडिया में श्रुति और स्मृति परंपरा प्रारंभिक है। वेद श्रुति है, सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गए, है ना, बाय लिसनिंग एंड रिमेम्बरिंग। गुरु जी ने कहा कि ओम भूर्भुवः स्वः, आप लोग लड़ रहे ओम भूर्भुवः स्वः, तो एक दिन का टारगेट हो जाए कि 5-6 वर्ष लोग रट्टा मार लिए और उसी को एकदम धूम कर गा रहे हैं। तो उस जमाने में होता था कि मान लीजिए, कल भी हमने कहा था कि द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, जो जितने वेद को याद किए उतने वेदी कहला गए, है ना। अब मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ा, 20 आदमी पढ़े और 20 आदमी चले गए देश के 20 हिस्सों में, वहां पर आप अपना स्कूल खोल लिए और वहां पर बच्चा सबको लगे पढ़ाने वेद। इस बीच में हो सकता है कि 10-12 लोग भूला गए, है ना। अब आपको जोड़ना है तो यू एडेड 10 श्लोक्स ऑन योर सेल्फ। भूला गए, कुछ छूट भी गया,
फिर 10, 20, 25 साल के बाद आपको अपने क्षेत्र में जाके पता चला कि गुरुजी जो है ना, मान लीजिए पटना में आम होता है और आपके यहाँ नारियल होता है, तो आप बोलेंगे, सोचे कि गुरुजी तो नारियल के बारे में 2-4 श्लोक ना बोले, तो आप नारियल के बारे में ऐड कर दिए 4 श्लोक। इसलिए जब ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या, सूक्तों की संख्या 1028 है, लेकिन मंत्रों की संख्या अलग अलग हो जाती है। अलग अलग जगहों में 100 हाँ, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग है। इसीलिए कि मान लो कि तुम अपने जिला में गए, स्कूल खोल के मंत्र पढ़ाने लगी, अपने जिला में 10 को नया मंत्र जोड़ दी, ही गई अपने जिला में, वो गए अपने जिला में, कोई जोड़ दिया कोई घटा दिया, तो चैप्टर्स पैराग्राफ सेम रहे, लेकिन लाइन की संख्या घट बढ़ गई, है ना। तो इसीलिए ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या वैरी कर जाती है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल होता है कि जब हमको मैच करने के लिए कोई ओरिजिनल किताब है ही नहीं, अब गुरुजी मर गए तो दिमाग में ले लेते चल गए, ऊपर चले गए, तो ही विल नॉट बी देयर टू जस्टिफाई कि हाँ हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या सही है गलत है। तो आप जहाँ गए वहाँ अपने गुरुजी हो गए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो श्रुति परंपरा ऐसे ही चली है ना। और जब जिस जमाने में लिखने का इजाद हुआ, लोगों ने लिखा, तो सैकड़ों सैकड़ों साल, hundreds of years वही चला। फिर स्मृति है, फार्मूला A+B² जैसे आप बोलते हैं, है ना। तो स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति है ना। इवन जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, तो ये सब फार्मूला में चला, तो स्मरण करके चला। देन यू हैव द palm lips and beads का जो बना। देन यू हैव इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस अशोक के जमाने में, कॉपर प्लेट उसके बाद। तो प्राचीन काल में इन्हीं परंपराओं में जो हमारे साहित्य है, लिटरेचर है, वो साइंटिफिक लिटरेचर हो, फिक्शनल हो, एपिक्स हो, पोएम हो, they have survived, and when you had the facility to write it, people wrote about them, तो उन्होंने लिखा फिर उसे। तो आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आज वो शुरू से वैसे ही लिख कर आया है। इसीलिए वैदिक संस्कृत को आज भी ट्रांसलेट करने में शब्दों का अर्थ वैरी कर जाता है ना। क्योंकि संस्कृत भी प्री पाणिनि है एंड पोस्ट पाणिनि है, मतलब पाणिनि के पहले का और पाणिनि के बाद का। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जब लिखी गई, उसके बाद देयर आर रूल्स ऑफ ग्रामर, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वेर फिक्स्ड, तो वहां से सिस्टमेटिक है। बिफोर पाणिनि यानी 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संस्कृत का ट्रांसलेशन वैदिक करना स्वाभाविक है। अब आइए इंस्क्रिप्शंस, है ना। तो इंस्क्राइब, है ना, टू इंस्क्राइब, इट इज ऑलवेज टू राइट ऑन हार्ड स्टोन या हार्ड सरफेस। यहाँ पर भी डिफिनेशन साफ है, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये परिभाषा यहीं पर काफी है। इतना ही चीज इंस्क्रिप्शंस के बारे में याद रखिएगा, हमेशा ये 2 लाइन काम आएगा। तो मतलब इनवेरिएबली इन्हें पत्थर पर लिखा गया, है ना। और आगे चल के तो इनग्रेव का मतलब होता है ठोक ठोक के लिखना, छेनी हथौड़ी से, है ना। फिर समटाइम्स किंग्स got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। आज की तरह से जैसे गजट निकलता है, नियम बना, कानून बना, तो कहा जाता है कि इट हैज बीन गजटेड। राष्ट्रपति जो संसद बनाएगी, राष्ट्रपति निकाल दिए। तो कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज पेपर्स आर देयर। इवन यू आर कम्युनिकेटेड थ्रू मोबाइल एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पेपर में छप गया,
टीवी में आ गया, रेडियो में आ गया, तो एवरीबडी कम्स टू नो कि क्या नियम बना है आज से, है ना। लेकिन उस जमाने में नियम जानने और कहने का कोई उपाय नहीं था। राजा ने मान लीजिए यही पत्थर का अभिलेख रखा, लिख दिया। अभी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं ना कि छाप दिया धड़ाधड़। इस तरह का पत्थर का सरफेस बनेगा, पहले पत्थर लाया जाएगा, सरफेस बनेगा, छेनी हथौड़ी आएगा, लोग लगेंगे लिखने। 10, 20, 50 लिखाया, साम्राज्य इतना बड़ा है तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया उसको ले जाके इरेक्ट किया जाएगा। अब जैसे डाक बंगला चौराहा है, आज किसी होर्डिंग कोचिंग वाले सब आदमी लगाते, तुम कहाँ है, अब तो बहुत सर गया, हर आदमी लगा रहा है, लेकिन पूरे शहर में एक ही लगा रहता। तो जो भी जाता उसको पढ़ता, पढ़ा ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ के ध्यान रखता, और फिर जाता अगर गांव भर कहीं भी तो कहता कि जानते हो पटना गए थे ना, तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ पढ़े, हमारे राजा ने ऐसा ऐसा बात कहा है। तो जहां से चलेगा, जहां तक जाएगा, वह अपनी बात सबको बताते हुए जाएगा। फिर एक तरीका ये होता था कि जैसे कोई आया ऑफिशियल और गांव में गया, शहर में गया, या मान लीजिए पटना का हनुमान मंदिर, लाइक दैट, अगल बगल के 10 गांव में ढोल पिटाएंगे, सुनो सुनो है गांव वालों, कल शाम के संध्या समय, मतलब कल संध्या समय तुम लोग हनुमान मंदिर के परिसर में आ जाना, राजा के यहाँ से एक अधिकारी आए हैं, महत्वपूर्ण घोषणा की जानी है। अब सवाल उस जमाने में तो फुर्सत जुटा गया, अरे भाई क्या बात करने वाले, चलो चलो जरा, सवाल भी जुटे। तो बोला कि यही अधिकारी है, बोलेंगे। अधिकारी जी खड़ा हुए मंच पर, बोलेंगे सुनो सुनो ये गांव वालों, हमारे राजा ने कहा है कि आज से ये काम करना है, और पूरा पढ़ के सुना दी। तो everybody around that place will listen to the official कि what communication, what message he is giving, कौन सा संदेश वह दे रहा है। और उसके बाद फिर सब गांव वाला अपना चला गया, देखो ये ऑर्डर आए, बात मानना पड़ेगा। तो दिस वे ऑफिशियल ऑर्डर्स यूज्ड टू बी स्प्रेड। और कभी कभी अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख भी हैं, वह मेन रूट्स पर लगाए गए, जैसे हम 4 लेन 6 लेन NH कहते हैं, तो उस रास्ते से गुजरने वाला हर आदमी को अगर नया चीज कुछ दिखेगा, he will stay and observe and read it, और जहां तक जाएगा उस बात को बता दे। तो वही कहलाता है पॉलिटिकल साइंस में हियर से, कहा सुने, है ना। और पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक ओपिनियन बनाने का अभी भी भारत जैसे देश में सबसे बड़ा माध्यम है हियर से, कहा सुने, है ना। एक आदमी सुना और 100 आदमी से बोलेंगे, तो inscribed that people could see it. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. जैसे मान लीजिए कौशाम्बी अभिलेख है, तो रानी कारुबाकी लिखती है कि हमने क्या क्या किया, तो उस रानी के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है। और खारवेल का अभिलेख है, वह अपने विजय अभियान को लिखता है ना। खारवेल का अगर अभिलेख न रहा होता तो खारवेल के बारे में कोई जानकारी दूसरे स्रोत में नहीं है सिवाय अभिलेख के। तो कभी कभी अभिलेख किसी राजा के बारे में जानकारी के सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत हो जाते हैं। इसी तरह से पर्याप्त प्रशस्ति अगर न रहता, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी, है ना। तो these are very informative source of information for history. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. पुरातत्वविद इनको कहा जाता है ना। जो लोग और इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है
पुरातत्वविद कहा जाता है। है ना? They study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate. तो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजी का हिस्सा होता है। Dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। है ना? आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविदों का काम है कि किसी भी साइट का जो पूरा स्थल जिसको बोलते हैं, आगे फिर ये शब्द आएगा आपको इसी आगे के चैप्टर में, SITE, साइट, पूरा स्थल, है ना? तो कैसे हम कहते हैं कि यार सिंधु घाटी का प्रवाह यहाँ से मिल रहा है ना? तो नॉर्मली टीला मिलता है या कुछ उस तरह का मिलता है। आर्कियोलॉजी भी एक साइंस है। मनेर में जैसे मिला है, पटना कुमरार का जो साइट है, चिराग में मिला है, गया में मिला है। तो there are many such places from where you have got the information about the archaeological sites। तो आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम है कि उसकी खुदाई करना। एक्सकेवेशन जो है ये खेत की खुदाई नहीं। एक्सकेवेटर्स जो हैं दे आर वेरी ट्रेन्ड पर्सन्स। उसमें लगाए गए मजदूर भी बहुत ट्रेंड होते हैं। बहुत छोटा छोटा टूल्स होता है। आप पढ़ते हैं क्या, सिंधु घाटी में 2 दाना मिला, भूसा मिला या मिट्टी का बर्तन मिला, उस पर कुदाल चलेगा तो चूर चूर हो जाएगा। अब 2 दाना कहीं मिलने का चीज है, तो 2 दाना इसलिए मिला कि वहां एक्सकेवेट करने वाले लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको उन चीजों को खोजने में आसानी होती है कि दे नो द टेक्निक हाउ टू एक्सप्लोर एंड हाउ टू एक्सकेवेट। इसीलिए उन मजदूरों को आप देखिएगा तो लगेगा कि एकदम धीरे धीरे, जैसे गांव भर में काम करेगा तो उसको मार के निकाल दीजिएगा, लेकिन बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से वो चीज़ों को एक्सकेवेट करते हैं। तभी आप कहते हैं कि वो दांत मिला, एगो जेवर मिला, एगो कान का मिला, एगो नाक का मिला। तो उतने छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स, टूल्स और विशेषकर जो मेटल के होते हैं। फिर जो अनाज हुआ, अनाज का डंठल या अनाज का भूसा, वो रेयरली होता है कि किसी हार्ड सर्फेस के अंदर दबा हुआ है, किसी बर्तन में बंद है और वो तुपाया हुआ है, तो उसमें अगर बच गया तो मिल गया, है ना? मटर का दाना है, कुछ भी है। तो ऐसे चीजों को प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम होता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजी जो होता है ना, बहुत खर्चीला काम होता है। इसलिए बिहार सरकार देखते हैं करवाती है ज्यादा काम, तो कभी छोड़ो, इससे क्या फायदा, इससे कोई वोट मिलने का है ना? नहीं तो ये बहुत ही खर्चीला काम है और ज्यादातर काम अंग्रेज करके गए हम लोगों के लिए, क्योंकि ये शौक का भी चीज होता है कि यू नो अबाउट योर पास्ट, अपने पूर्वजों के जानने के बारे में जानने का शौक सब में नहीं होता। संसार में फ्रेंच और अंग्रेज, सबसे ज्यादा फ्रांसीसी लोग और उसके बाद अंग्रेज लोगों को इन चीजों का इंटरेस्ट रहा है। इसलिए वर्ल्ड वाइड इवन स्टोन एज का जो सर्वाधिक एक्सकेवेशन है वो फ्रांसीसियों का है, और उसके बाद अमेरिकन इनका है, फिर अमेरिकन का। ठीक है ना? तो आप एक्सप्लोर करते हैं और इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई, सिंधु घाटी के लोग अगर आक्रामक नहीं थे, क्योंकि वहां पर आक्रामक वेपन्स नहीं मिले हैं, है ना? इसी तरह से बर्तन, मिट्टी के बर्तन किस तरह का, जब सिंधु घाटी आप जीएस की क्लास में आगे पढ़िएगा तो तरह तरह के बर्तन हैं। सुराही जो जिस तरह का है, टोटीदार जो बर्तन होता है, बर्तन के ऊपर ढकने के लिए नॉब बना हुआ बर्तन, मतलब डिजाइन जैसा बर्तन अभी नहीं देखिए वैसा सिंधु घाटी में बर्तन, है ना?
तो वो सब मिले हैं बहुत मुश्किल से, और मुद्रा भी मिला है। मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन का जो है वो मिल जाता है, क्योंकि स्टोन जो है वो सरवाइव करता है। बोन्स भी थोड़ा सरवाइव करता है तो मिला है। बेक्ड पकाए हुए क्ले बर्तन और धातु ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल मतलब जो नष्ट ना हो सके, है ना। इस वर्ड को भी अंग्रेजी में अपने पास एक वर्ड पावर के रूप में डेवलप कीजिएगा। ये देखिए ये किस तरह का सिंधुई घाटी का लग रहा है। ये पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी पोर्ट्स लाइक दिस वेर यूज्ड, सिंधुई घाटी का है। अबाउट 4700 years ago, write an old silver coin such as this one were in use from about 2500 years ago. In what ways is the coin different from the ones you use today? है ना। अभी कॉइन है, इस तरह का कॉइन आप आज यूज करते हैं। और देखिए बर्तन है, ये इस तरह से रंगा हुआ है, धारी बना हुआ है, चित्र बना हुआ है ना। कलर का यूज है, जब इतने हजारों हजार साल बाद भी चमक रहा है ना। तो उस समय किस तरह से इस आर्ट का डेवलपमेंट था। ये पका हुआ बर्तन है, तो कुम्हारों की कला उस समय काफी डेवलप रहती थी। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish. किस किस तरह के जानवर खाते थे। आज जैसे आप मुर्गा खाते हैं और मटन खाते खाएंगे, लेकिन अभी संसार के बहुत सारे इलाकों में चाइनीज वाला दिखाते रहता है लोग। सांप बिच्छू सब खाते हैं। जंगल में जो लोग जाते हैं वो लोग भी जिंदे सबको पकड़ के, जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा रहता है, उसको काट के सांपों को भी खा जाते हैं वो लोग, है ना। तो आज भले बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक जमाना था कि नहीं खाना चाहिए वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। जो मिलेगा वही खाएंगे, वो हाथी घोड़ा ऊंट बहरा जो मिले। तो अगर किसी हिस्टोरिकल साइट का एक्सकैवेशन होता है, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी का एक्सकैवेशन हुआ, तो मछली का हड्डी एक जगह से बहुत सारा मिला है, कछुआ का मिला है, और इसी तरह से बहुत सारे अन्य पक्षी और जानवरों का मिला है, जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द बोन्स, skeleton and other parts, we या हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जनरलाइज कि कौन कौन से चीज़ों को खाते थे। वो नॉन वेजिटेरियन भी थे, वेजिटेरियन भी थे। हालांकि हिस्टोरिकली नॉन वेजिटेरियन ही ज़्यादातर लोग रहे हैं। उसी तरह से प्लांट रिमेन्स कि किस तरह के सीड्स ऑफ ग्रेन्स, पीसेज ऑफ वुड, है ना। तो ग्रेन्स और वुड का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेन्स जहां भी हवा और पानी मॉइस्चर का कांटेक्ट होगा तो ये चीज डिके करता है, सड़ जाता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बर्तन में कोई चीज है और वह दब गया पृथ्वी के अंदर, और अगर वहां हवा और मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं हुआ तो दैट विल सर्वाइव। अब देखिए हिस्टोरियंस किसको कहते हैं, तो इतना ही में हो गया कि हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, है ना। वह विद्वान जो हमारे भूतकाल का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। एक लाइन का परिभाषा, दे ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, है ना, यानी स्रोत। स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, और स्रोत में मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, और आर्कियोलॉजी होता है। किताबें हो गई, अभिलेख हो गए, और पुरातत्व हो गया, ये सोर्स है।
इन सभी सोर्सेज के आधार पर वो पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक इतिहास को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि इतिहास को लिखना प्राचीन काल के बारे में इतना भी आसान नहीं होता है। अगर एक मेटल मिल गया तो इस मेटल का कोई भी अगर ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट अगर मान लीजिए कॉपर का है तो पता चले कॉपर वाज यूज्ड इन दैट पीरियड। कैसे हम लोग कहते हैं कि आयरन वाज नॉट अवेलेबल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि लोहे का बना हुआ कोई भी सामान सिंधु घाटी से आज तक नहीं मिला है। तो आयरन वाज एब्सेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब मिलता है तो हम कहें इस पीरियड में इस चीज का प्रयोग हुआ। इफ आयरन टूल्स आर फाउंड, या किसी भी धातु का औजार मिला, तो कोई भी धातु ओरिजिनल फॉर्म में तो मिलता नहीं। आयरन ओर मिला या कॉपर का ओर मिला, एस्क मिला, तो आज की तरह से फर्नेस नहीं था। तो लोहे या कॉपर या टीन को पिघलाना कोई दूध को खौलाना नहीं, पानी को खौलाना नहीं, मेटल को खौलाना है ना। तो उसके लिए कौन सा पात्र मिल चाहिए, फिर उससे हम औजार कैसे बनाएंगे जब और मेटल्स नहीं है और बातें नहीं है। तो होता क्या था कि जैसे मेटल्स को पिघलाया और फिर उसे जमीन पर रखा, चदरा बन गया उसका, और उसको फिर काट काट के औजार बनाते थे। तो एक्सट्रैक्शन और मेकिंग टूल्स वर वेरी डिफिकल्ट इन दैट पीरियड। लेकिन जब जो समय होता है वही करेगा लोग। आज की तरह तो नहीं कि हाँ चाउमीन 2 मिनट में खा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैगी 2 मिनट में खा लिया। वहां 2 दिन में भी भोजन मिल जाए तो काफी है। तो समय का यही अंतर होता है ना। तो ये सारे चीज जो है इतिहासकार और पुरातत्वविद मिलकर इतिहास के विभिन्न खंडों की रचना करते हैं और कुछ भी जो मिलेगा उसके आधार पर उस समय के लोगों के जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं और एक इतिहास हमारे लिए रिकॉन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये एक कठिन काम है जो ये लोग करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था, बताया भी था कि हमारे किताब का नाम है आवर पास्ट, है ना। यहाँ एस लगा हुआ है तो यह ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होकर हिस्टोरिकली सही है। ऐतिहासिक रूप से यह सही माना जाएगा, है ना। तो क्यों सही है, इसका सबसे बड़ा कारण पहले भी हम बताए हैं कि देखिए समय को देखने का अंदाजा, समाज को देखने का तरीका समय के साथ बदल जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोग पढ़े हैं तो हम लोग देखें कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट का क्या स्थिति था। प्रायः क्या होता है कि जो रूलिंग एलिट होता है, जो बड़े लोग होते हैं, इवन अंग्रेजों के बारे में भी जब आप पढ़ते हैं तो वो लोग आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा मान लेते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो गरीब और बेसहारा को आदमी नहीं मानते, है ना। उनके जीवन को, उनके सभी कार्य को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग जब इतिहास लिखेंगे तो उनके लिए आम आदमी का इतिहास का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने जब इतिहास लिखा तो अंग्रेजों के इतिहास लिखने का तरीका था जिसको कहा जाता है व्यक्तिपरक इतिहास लेखन, इंडिविजुअल बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग। यानी उनके लिए व्यक्ति केंद्र में होता था, यानी राजा, फिर उसकी रानी और फिर उसकी कहानी।
राजा रानी की कहानी सुनी, इतिहास खत्म, है ना। राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, रानी ने ये किया, रानी ने, एंड द हिस्ट्री इज फिनिश्ड। तो राजा ने किसी गरीब को दान दे दिया, रानी ने किसी और गरीब को दान दिया, और उसी के इर्द गिर्द गरीब का जीवन भी खत्म। तो उन लोगों के लिए, कॉमन लोगों के जीवन का कोई वैल्यू नहीं था। अंग्रेजों ने जो इतिहास लेखन की परंपरा कायम की, वही इतिहास लेखन की परंपरा भारत में जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हुए, उन लोगों ने भी जारी रखा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो यू ऑल्सो फॉरगेट लॉजिक्स। कोई गाली दिया तो आप धड़ाधड़ गाली दीजिएगा। अब जो सवाल कर रहा है उस सवाल का लॉजिकल जवाब सब नहीं देते। इतिहास जो है वह हल्ला हंगामा और कहानी अब नहीं। अब इतना जो मैन्युस्क्रिप्ट का सहारा लेगा, आर्कियोलॉजी का इंस्क्रिप्शंस का सहारा लेगा, वह प्रमाणों के आधार पर कोई बात साबित करेगा। तो कहे किताब में ऐसा लिखा है, अभिलेख में ऐसा लिखा है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर ये मिला है। अब हम कहेंगे कि महाभारत के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा भवन दिल्ली में था। अब किताब में आप पढ़ते कैसा भव्य महल, ऐसा दिखता था, वैसा दिखता था। अरे भाई, जमीन पर भी तो मिलना चाहिए ना कि किस तरह का घर था, तो उस तरह का कुछ तो एविडेंस मिलेगा। तो हम हवाई बनाएंगे और कहेंगे कि इतिहास में वो प्रेजेंट था। तो ऐसे इतिहास में अब नहीं चलता है। आप मिथक में बोलिए, किंवदंतियों में बोलिए, कहानी में बोलिए, कोई रोक नहीं। लेकिन कथा कहानी को इतिहास कहिएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सबका अपना अपना दायरा है, उस दायरे में रहिए, है ना। इसीलिए इतिहास प्रमाणों के आधार पर ही कहा जाना है। अगर कोई भी बात कहना है तो आप उसका प्रमाण देना होगा। नहीं दे रहे हैं तो फिर इसको मिथक में रखिए, कहानी में रखिए, नॉट हिस्ट्री में। तो इसीलिए अब कहा गया कि इतिहास केवल राजा रानी से नहीं बनता है, पूरा समाज, पूरा देश में आदमी होता है। राजा रानी का एक फैमिली, दो फैमिली हो सकता है। They don't form the state. They have not only created the history, they are not the total economy, they are not total society. They are just a part of the system. तो हमारे समाज में हर्डर्स, पशुपालक भी हैं, हमारे समाज में किसान भी हैं, है ना। तो पशुपालक और किसान का जीवन राजा और रानी से एकदम अलग होगा। राजा रानी मौज मारेंगे तो किसान खेती कर रहा होगा, पशुपालक पशु पाल रहा होगा, दूध निकालेगा, कृषक रोटी नमक सब्जी खाएगा, राजा तरह तरह के व्यंजन खाएंगे। कृषक और पशुपालक अपनी मेहनत का कमाई खाएगा, ये उससे टैक्स लेकर खाएंगे। दोनों के लाइफ स्टाइल में a lot of differences would be there. इसी तरह से जो व्यापारी है, व्यापारी का जीवन है, क्राफ्ट पर्सन है, ये उत्पादक है, वो बेचने वाला है। तो दोनों के जीवन में भी फर्क होगा। इसी तरह से पीपुल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, रीति रिवाज अलग होंगे, परंपराएं अलग होंगी। बिहार की जो रीति रिवाज है वो बंगाल से अलग है। बंगाल का आदमी हर खाना में मच्छी मच्छी बोलेगा, भात मच्छी लाओ, भात मच्छी लाओ। पंजाब का आदमी बोलेंगे रोटी सोटी लाओ, हम लोग बोलेंगे एक टाइम रोटी खिलाओ, एक टाइम भात खिलाओ, है ना। इधर का आदमी लिट्टी खाएगा, हम बोलेंगे उधर का आदमी दही खाएगा। मिथिला में एक आदमी जितना दही खा लेगा, आरा जिला में एक भोज उतना दही में खाएगा। सैकड़ों आदमी उतना में खा लेंगे, दिन दही दे, है ना। और मिथिला में एक हरियर 10 किलो भी दही एक आदमी खा जा सकता है ना। तो
अलग अलग रीति रिवाज है भाई, जीवन का जीने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह से पीपुल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स, ये अपने से फिशिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, और अभी भी ये हंटर और फूड गैदरर स्टोन एज की अवस्था में आज भी अंडमान निकोबार के लोग हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग शहर में रहते हैं, वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फ्यूल। सब्जी लाने चलो बाजार में, आटा गेहूं लाने चलो दुकान पर। शहर में रहने वाला आदमी, अभी किसान कैसे, बारिश नहीं हुई है तो खेत के लिए परेशान है धान रोपने के लिए, और आप जो है जाइएगा दुकान में बोले लाओ चावल, पैसा पॉकेट से निकालिएगा, देखिए घर खाइएगा, मौज मारिएगा। तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यू आर सेकेंडरी कंज्यूमर। आप उत्पादन किए हुए लोगों से लेकर खा लेते हैं। तो आपका लाइफ स्वाभाविक तौर पर किसानों के जीवन से अलग हो, है ना। फिर जैसे राजा है, वो उनका युद्ध है, बैटल्स है, और इन लोगों ने अपने युद्ध के रिकॉर्ड्स को रखे, अपने विजयों के रिकॉर्ड्स के रखे। तो जो राजा रानी ने किया, उनके दे हैड द रिसोर्सेज टू पुट देयर रिकॉर्ड्स, लिखने वाले लोग हैं, दरबार के लोग हैं। लेकिन आम आदमी क्या करेगा? जो पशुपालक है अपना कहानी कहां से लिखेगा? मछली मारने वाला है वो कहां से लिखेगा? जो खाद्य संग्राहक है, किसान है, तो दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू पुट देयर रिकॉर्ड्स, तो उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो राजा रानी तो जान गए कि राजा इतना इतना शासन किए, अशोक ने कलिंग पर हमला किया तो चंद्रगुप्त ने वहां हमला किया, तो समुद्रगुप्त ने वहां हमला किया। लेकिन उस पीरियड में आम आदमी ने क्या किया? उस समय क्या किसान सुबह उठ के क्या किया, दोपहर में क्या किया, है ना, अपने जानवरों को कहाँ ले गए, तो उनके बारे में जानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, फूड ग्रेन्स, या इस सब के आधार पर एक अनुमान लगा लिया जाता है। अब एक और चीज है, व्हाट डेट्स मीन। तो इसमें 3-4 बातें हैं। एक है बीसी, एक है एडी, है ना। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के पहले, है ना। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं कि 2000 बीसी, तो मतलब है कि जैसे ईसा मसीह को 0 माइल मान लिया गया है। हर शहर में एक 0 माइल होता है, आइडिया है। पटना से दिल्ली की दूरी कहां से नापेंगे? 0 माइल से। नहीं तो कोई पटना सिटी से नापेगा और कोई दानापुर से नापेगा तो झगड़े करते रह जाएगा, है ना। तो ये भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। संभवतः नागपुर से पहला 0 माइल शुरू हुआ है, उतना मतलब हमको जो अनुमानतः याद है। तो वह पॉइंट है, वहां से हम दूरी नापेंगे। तो इसी तरह से इतिहास में क्योंकि विश्व पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उनके गुरुजी थे ईसा मसीह, तो उन्हीं को ना वैल्यू देंगे। तो उन्हीं के जन्म को एक 0 माइल बना दिया। उससे पहले तो बीसी बोलेंगे, उनके बाद तो एडी बोलेंगे, है ना। तो बीसी और एडी ऐसे हो गया, बिफोर क्राइस्ट। अब लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि अगर हम आज कोई बात बोल रहे हैं और किसी आम आदमी से बोले कि 3500 बीसी, तो 3500 बीसी बोलेंगे तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि आज से कितना दिन पहले। तो जोर घटा पड़ेगा कि 2022 ईस्वी सन है, 3500 बीसी बोल रहे हैं, तो 3500 जो 2023, अब उसको मान लीजिए जोर घटाव नहीं आ रहा है, तो ये एक दिक्कत। और एडी का मतलब अन्नो डोमिने मतलब
इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जिस समय वो पैदा हुए उसके बाद वाला समय। अब आज के जमाने में एक कॉमन एरा का कंसेप्ट आया है ना, CE, कॉमन एरा। तो जैसे अभी 2023 है, तो अभी के समय में 2000 को एक डिमार्केटिंग लाइन मान लिया गया है ना। और जब हम आज बोलेंगे कि 3000 CE, तो अभी से 3000 साल पहले, ये सीधा हो गया, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कहा कि हम जब है इससे 3000 साल पहले घटना हुई, तो AD और BC का जोड़ घटाव नहीं करना पड़ा। और इसी तरह से जो स्टैंडर्ड लाइन है, ये जब समय के हिसाब से बदलता जाएगा, जब आगे हुआ तो आगे देखा जाएगा। तो अगर हम 3000 बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे तो उतना समय पीछे चला जाएगा। और अब जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही शब्द इस्तेमाल होता है ना, बिफोर कॉमन एरा, है ना। कई जगह इसको कॉमन एरा के रूप में, और या कहीं कहीं BP बिफोर प्रेजेंट हो सकता है ना, 3000 ईयर्स बिफोर BP, तो उसका भी बात वही हो। समझ गए बात। तो AD और BC के बदले अब BC या BP शब्द का इस्तेमाल इतिहास में होता है। तो इस तरह से चैप्टर आपका खत्म हुआ। इसमें कीवर्ड्स है, व्हाई पीपल ट्रैवल्ड, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्सेस, डेसिफरमेंट। जब लिपियों को पढ़ा जाता है तो उसको डेसिफर कहा जाता है ना, टू रीड नहीं, है ना। तो डेसिफर, जब लिपि स्क्रिप्ट्स आर डेसिफर्ड नॉट रीड आउट, उन्हें पढ़ा जाता है तो उनको कहा जाता है डेसिफर करना। तो इतने सारे शब्दों को, और अभी से ही इन सभी शब्दों को अपना बनाते जाइएगा। और मैप भी रखते हैं, और अगर UPSC में हिस्ट्री ऑप्शन रहता है तो फिर अभी से ही आपका काम होता चला जाएगा, है ना। जितने कीर्तहार, गारो खासी, जयंतिया, विंध्या, वो सब जितना मैप है पीछे, अभी से ही समझ जाइए। और जितने टर्म हैं उनको अभी से ही समझते चलिए। तो जितने साइट हैं उस पर जो 4 लाइन लिखने को आता है, अब तो नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ भी जरूरत होगी अभी से समझते जाइएगा तो आपको काम करेगा। और टर्म को अभी से ही समझते जाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी का भी आंसर जो है ना, जो टेस्ट देते हैं लोग, उनका अप टू मार्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि लोग बात करते हैं ज़्यादा, पढ़ते कुछ नहीं है ना। सबको